हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी की बुक से चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर। पिछली क्लास में हमने पार्ट 4 तक पढ़ लिया था। आज हम लोग पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं। इतने दिनों से मैं अपलोड नहीं कर रही थी वीडियोस क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स थे, इस वजह से अपलोड नहीं हो पा रही थी वीडियोस। तो अब से वीडियोस रेगुलर अपलोड की जाएगी, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। और आज हम लोग पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट से। राइट, तो यहाँ पर लिखा है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। जो एग्रीकल्चर की कंट्रीब्यूशन है, यानी कि एग्रीकल्चर का जो योगदान है, कृषि की योगदान है, वो नेशनल इकोनॉमी के लिए क्या है, एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या है, यानी एग्रीकल्चर की जो कंट्रीब्यूशन है वो एम्प्लॉयमेंट में कैसी है, रोज़गार के क्षेत्र में क्या योगदान है एग्रीकल्चर की, आउटपुट के क्षेत्र में यानी जो उत्पादन होती है उसके क्षेत्र में भी एग्रीकल्चर की क्या कंट्रीब्यूशन है, इस पैरा में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली क्या लिखा है कि एग्रीकल्चर क्या है, बैकबोन रही है इंडियन इकोनॉमी की। अब बैकबोन क्यों रही है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, शुरू से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जो इंडिया के लोग हैं वो ज़्यादा आबादी कृषि से जुड़ी हुई है। राइट, और कृषि से जुड़े होने की वजह से जो इंडियन इकोनॉमी है एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है। तो इसलिए एग्रीकल्चर क्या है, बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी की। हालांकि जो एग्रीकल्चर की जीडीपी है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो लगातार 1951 से लगातार घट रही है, लेकिन फिर भी 2010 से 11 तक ये इंडिया की जो आबादी है उससे आधे से ज़्यादा यानी कि 52% लोगों के लिए ये एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया है। राइट, आगे लिखा है कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जीडीपी में जो लगातार गिरावट हो रही है वो एक सीरियस मैटर है, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अगर डिक्लाइनेशन होगी, यानी कि अगर इसके क्षेत्र में कमी आएगी, तो कृषि से जुड़े हुए दूसरे जो क्षेत्र हैं उनमें भी कमी आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम यहाँ देखें कि ये कृषि के क्षेत्र हैं, राइट, ये कृषि सेक्टर है। अब इसमें सिर्फ खाने पीने की तो चीज़ें नहीं उत्पादन होती है। इसमें मान लीजिए इसमें गन्ना अगर बोया जाता है, गन्ने की फसल होती है, तो उससे हमें क्या मिलती है, चीनी मिलती है। राइट, कॉटन मिलती है जो कि हमें कपड़े प्रोवाइड करती है। और साथ ही साथ इसके अलावा और भी सारी चीज़ें हैं, एम्प्लॉयमेंट बेस से जुड़ी हुई होती है, बहुत सारी टैक्सेस बेस से जुड़े हुए होते हैं। राइट, दूसरे फील्ड भी इससे जुड़े होते हैं, जैसे फर्टिलाइज़र के फील्ड हो गए, मशीनरीज हो गई, बहुत सारी चीज़ें इनसे एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई होती है। तो अगर एग्रीकल्चर में ही अगर कमी आएगी तो दूसरे क्षेत्रों में भी लगातार कमी आएगी। राइट, आगे लिखा है कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड कंसर्टेड एफर्ट्स टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के महत्व को समझते हुए जो इंडिया की गवर्नमेंट है उन्होंने एफर्ट किए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एस्टेब्लिश किया इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च को, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं ICAR। और साथ ही साथ उन्होंने एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ को भी एस्टेब्लिश किया, वेटरिनरी सर्विसेज भी बनाई, यानी कि जो पशु के चिकित्सालय होते हैं उन्हें भी एस्टेब्लिश किया, और साथ ही साथ एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स भी, यानी कि जो पशु के प्रजनन के जो सेंटर्स होते हैं उन्हें भी एस्टेब्लिश किया। और साथ ही गवर्नमेंट ने हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट के लिए भी प्रयास किए, यानी जो बागवानी के विकास होते हैं, बागवानी से जुड़ी हुई जो बातें होती है, बागवानी विकास में भी बहुत सारी एफर्ट किए। और साथ ही साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी एंड वेदर फोरकास्ट, और मौसम विज्ञान में भी विकास की गई, यानी मौसम किस तरह से आने वाले दिनों में रहने वाली है, जैसे कि किसानों को फ़ायदा मिले। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया, और इसने क्या किया, इंडियन एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया। राइट, इसके अलावा ये कहा गया कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भी इम्प्रूव किया जाए। राइट, ओके, यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, इसे भी पढ़ लेते हैं। यहाँ कहा गया है कि फाइंड आउट वाई एन इंडियन फार्मर डज नॉट वांट हिज सन टू बिकम अ फार्मर। क्यों एक इंडियन फार्मर नहीं चाहता कि उसके बेटे भी फार्मर बने। तो इसके आंसर आपको देने हैं। राइट, इस चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करेंगे। तो पहले ये
चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं, राइट। ओके, आगे लिखा है फ्रॉम द टेबल 4.1। यहाँ पर 4.1 एक टेबल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सर्विसेज है जो 2002 से 7 तक इसकी जीडीपी रही 1.7 और 2007 से 12 तक ये हो गई 3.2। इसी तरह इंडस्ट्री के बारे में भी हम देख सकते हैं, हालांकि पहले ये जीडीपी अच्छी थी, उसके बाद ये कमी आ गई। और दूसरी सर्विसेज के बारे में अगर देखें तो 9.0 2002 से 07 तक इसकी जीडीपी थी सर्विसेज की, और बाद में 2007 से 12 तक इसकी जीडीपी बढ़कर 10.0 हो गई। तो ओवरऑल हम देखें तो जीडीपी जो है वो क्या हुई, 7.2 पहले थी, फिर 2007 से 12 तक ये 8.2 हो गई। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो जीडीपी है वो बढ़ रही है। तो यहाँ लिखा है कि टेबल 4.1 से ये क्लियर है कि हालांकि जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज़ हो रही है सालों में, लेकिन फिर भी ये सफिशेंट एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। यानी कि जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज़ तो हो रही है, लेकिन जो कंट्री में जो एम्प्लॉयमेंट यानी रोज़गार की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो जनरेट नहीं कर पा रही है। द ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर इज़ डिक्लेरेटिंग विच इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन। जो ग्रोथ रेट है एग्रीकल्चर की वो लगातार घट रही है, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। आज इंडियन फार्मर्स बहुत सारे बड़े बड़े चैलेंज को फेस कर रहे हैं, जिसमें से एक चैलेंज है इंटरनेशनल कंपटीशन, राइट, एंड आवर गवर्नमेंट इज़ गोइंग अहेड विद रिडक्शन इन द पब्लिक इन्वेस्टमेंट। और दूसरा चैलेंज क्या है कि जो गवर्नमेंट है हमारी वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट में कमी करती आ रही है, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में है। यानी कि जो सरकार है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है उसमें भी कमी कर रही है, जैसे कि इरिगेशन हो गई, पावर हो गई, रूरल रोड्स हो गए, मार्केट हो गए और मैकेनाइजेशन हो गई, राइट। सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर्स इज़ डिक्रीज्ड लीडिंग टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो जो पहले सरकार क्या करती थी कि फर्टिलाइज़र पर सब्सिडी देती थी, लेकिन बाद में जो सब्सिडी मिलती थी पहले जो सब्सिडी मिलती थी फार्मर्स को, बाद में सरकार ने क्या किया कि उस सब्सिडी को भी डिक्रीज़ कर दिया, कमी कर दिया। जैसे कि 100 रुपये में पहले सरकार अगर 50 रुपीज़ देती थी सब्सिडी, तो उसने बाद में 10 to 15 सब्सिडी ही कर दिया, जिससे कि इसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें जो है इंक्रीज़ हमें देखने को मिला, ठीक है। यानी कि जब सब्सिडी ही नहीं मिलेगी तो फार्मर्स क्या करेंगे, तो इसका असर क्या होता है, इसका असर एग्रीकल्चर में देखने को मिला। इसके अलावा रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज़, सरकार ने क्या किया, इंपोर्ट ड्यूटीज़ में रिडक्शन किया, यानी कमी की। इंपोर्ट ड्यूटीज़ क्या होती है, मान लीजिए कि ये एक क्षेत्र है जहाँ से बाहर से जो प्रोडक्ट है वो आती है और यहाँ पर सेल की जाती है, राइट। अब सरकार ने इस पर लगने वाले जो टैक्स है उसमें कमी कर दिया। अब जब इसमें कमी आ गई है तो वो जो प्रोडक्ट है उसके प्राइस में भी कमी होगी, जिससे कि वहाँ के रहने वाले लोगों के जो प्रोडक्ट होंगे उसमें भी कमी आएगी। तो ये क्या होगा कि ये नुकसान होगा, राइट। तो यही कहा गया कि जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ थी उसमें भी कमी कर दी गई, ठीक है। ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैव प्रूव्ड डेट्रीमेंटल टू एग्रीकल्चर इन द कंट्री, और ये कंट्री में जो एग्रीकल्चर है वो इसके लिए वो हानिकारक था। यानी इम्पोर्ट ड्यूटीज़ की में जो कमी कर दी गई, इससे जो एग्रीकल्चर है उसके लिए ये हानिकारक था। फार्मर्स आर विदड्रॉइंग देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर, और जो फार्मर्स थे वो भी एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट से वो विड्रॉ कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट नहीं करने लगे, जिसका असर एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट में हमें देखने मिला कि एग्रीकल्चर में जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें डाउनफॉल हो रहा था, राइट। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, 10 मिनट्स हो गए हैं, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।